जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के इस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मौर्य वंश के प्रमुख शासक बिंदुसार और अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने देखा है कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की सहायता से की जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य अंत में श्रवणबेलगोला में भूख या फिर आप कह लीजिए उपवास धारण करके मृत्यु को प्राप्त करते हैं और उनके उत्तराधिकारी बनते बिंदुसार। तो आगे बढ़ते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद जरूर साबित होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर दिया बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य एवं दुर्धरा का पुत्र था। जब यह पैदा हुआ तो इसके मस्तक पर बिंदु था, इसलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा। बिंदुसार सिजेरियन अर्थात तकनीकी सर्जरी से पैदा होने वाला शासक था। देखिए ऐसी किंवदंतियां, कथाएं प्रचलित है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष दिया करते थे ताकि इन पर कभी विष का प्रभाव ना हो। एक बार क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने भोजन को अपनी पत्नी को खिलाते हैं और उस समय वो गर्भवती होती हैं और जब चाणक्य को ये पता चलता है तो वो क्या करते हैं कि सर्जरी करके बिंदुसार को पैदा करते हैं। देखिए बिंदुसार जब पैदा होता है तो उसके मस्तक पर जहर का प्रभाव पहुंच गया था, जिससे वहां पर बिंदु मिलता है, इसी वजह से इसका नाम बिंदुसार पड़ा। बाद में बिंदुसार को जब पता चला कि इनकी माता की मृत्यु चाणक्य के कारण हुई थी तो उन्हें जेल में भी डाल देता है, लेकिन फिर अंत में जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो चाणक्य को रिहा कर देता है और उनसे माफी मांगता है। ऐसी कथाएं कई जगह प्रचलित हैं और सुनने के लिए मिलती हैं। आगे दिया यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचैट्स, शत्रुओं का संहारक के नाम से संबोधित किया, जबकि महाभाष्य में उसका उल्लेख अमित्रघात, शत्रुओं का हत्यारा नाम से हुआ है। देखिए जितने यूनानी लेखक थे इन्होंने इसे अमित्रोचैट्स मतलब अमित्रघात का ही ये नाम है, ये अपनी भाषा में उन्होंने किया है, जबकि महाभाष्य अभिलेख में इसे अमित्रघात की संज्ञा दी गई है। बिंदुसार ने दो सागरों के बीच की भूमि, ये कौन सी भूमि, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर विजय प्राप्त की। यूनानी स्रोत उसके पश्चिमी राजाओं के साथ कूटनीतिक संबंधों का भी उल्लेख करते हैं। स्ट्रैबो के अनुसार एंटियोक्स जो कि सीरियाई राजा था ने डिमाचस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। तो ये नाम याद रखिएगा, डिमाचस, ये एंटियोक्स जो कि सीरिया का राजा था, इसका राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में रहा करता था। आगे है, प्लिनी ने उल्लेख किया है कि मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने फिलाडेल्फस ने डियोनीसियस को राजदूत के तौर पर भारत भेजा था। देखिए डियोनीसियस, ये इसका जिक्र कौन करता है, ये प्लाइनी करते हैं और ये मिस्र के राजा के द्वारा भेजा गया राजदूत होता है। दिव्यावदान में संभवतः उनके शासनकाल के दौरान उनके पुत्र अशोक का उल्लेख है, जिसने तक्षशिला में कुटिल मंत्रियों के विद्रोह पर काबू पा लिया। दिव्यावदान के अनुसार प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद बिंदुसार की थी, यह 500 सदस्य थी। देखिए दोस्तों बिंदुसार की जो मंत्री परिषद थी इसमें 500 सदस्य थे, ये बिंदु भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसका प्रमुख खल्लाटक हुआ करता था। अशोक के समय इसका अध्यक्ष उसका प्रधानमंत्री राधागुप्त बना। देखिए जब अशोक का समय आया तो इस जो मंत्री परिषद है इसका अध्यक्ष राधागुप्त को बनाया गया। दिव्यावदान में वर्णित है कि बिंदुसार के दरबार में पिंगलवत्स नामक आजीवक रहा करता था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया पिंगलवत्स ने ही अशोक के जन्म पर उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। देखिए पिंगलवत्स ये एक ज्ञानी व्यक्ति था, ये बिंदुसार के दरबार में रहता था और जब अशोक पैदा होते तो उनके राजा बनने की भविष्यवाणी करता है। अब यहाँ से कहानी शुरू होगी अशोक के बारे में।
ये इनका शासन चलता है 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक। ये मौर्य काल के सबसे प्रतापी शासक में गिने जाते हैं। यहाँ पर दिया है अशोक प्राचीन भारतीय इतिहास का सर्वाधिक प्रसिद्ध सम्राट था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के नाम एवं उपाधियां, तो अशोक के अलग अलग नाम और उपाधियां हैं, तो किस स्रोत से कौन सा नाम मिलता है यहाँ पर दिया गया अशोक वर्धन। ये विष्णु पुराण में जिक्र किया गया कि अशोक का नाम अशोक वर्धन था। बुद्ध शाक्य, इसमें देखिए इनका नाम बुद्ध शाक्य रखा गया कहाँ पर, मास्की अभिलेख में। मास्की अभिलेख से बुद्ध शाक्य की संज्ञा दी गई है। महाराजा यहाँ पर दिया मगधाधिराज, मतलब मगध का राजा, तो ये भाब्रू अभिलेख में इन्हें मगध का राजा कहा गया। महाराज कुमार, ये पनगुडरिया जिसे कि बुधनी अभिलेख कहते हैं, इसमें इन्हें महाराज कुमार कहा गया। प्रियदर्शी राजा, ये बराबर गुहालेख में इनको नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए। अब इनका नाम अशोक ये कहाँ से मिलता है, तो मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेत्तुर एवं उडे गोलन अभिलेख है, यहाँ से इन्हें अशोक की संज्ञा मिली है। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक का नाम पढ़ा गया। मास्की अभिलेख में देवानामपियस अशोकस तथा गुर्जरा लेख में देवानामपियस प्रियदर्शिनो अशोक राजस उत्कीर्ण है। तो देखिए इनका नाम यहाँ पर मास्की अभिलेख में क्या लिखा गया, देवानामपियस अशोकस, है ना। इसके बाद जो गुर्जरा अभिलेख है इसमें देवानामपियस प्रियदर्शिनो अशोक राजस इनका नाम मिलता है। देवानाम प्रियम प्रियदर्शी, ये रुमीन देई, निगलीवा, रूपनाथ, गिरनाथ आदि लेखों में जिक्र मिलता है। जबकि प्रियदर्शी ये बैराट या भाब्रू अभिलेख में देखने के लिए मिलता है। कांधार अभिलेख हो गया, दीपवंश अभिलेख हो गया। देवानामपी 12वें एवं 13वें शिलालेख में ये मिलता है। अशोक के जितने शिलालेख थे तो उसमें से जो 12वां और 13वां था उसमें ये देखने के लिए मिलता है। दीपवंश एवं महावंश में देवानाम, प्रिय एवं प्रियदर्शी का उल्लेख किया गया। टी कैंथेलर, ये भी अशोक का नाम है। ये कहाँ से पता चलता है, तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 में टी फैंथेलर ने खोजा था। उन्होंने दिल्ली मेरठ अभिलेख में खोजा था। तो ये अशोक के अलग अलग नाम रहे जो कि अलग अलग अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। अब अशोक के बारे में और महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों यहाँ पर दिए। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में कलकत्ता टकसाल के अधिकारी एवं एशियाटिक सोसाइटी के सचिव जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने था, जेम्स प्रिंसेप ने। ये कई बार पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है। इन्होंने दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहली बार ब्राह्मी लिपि का सफलतापूर्वक उद्वाचन किया था। धौली एवं गिरनार लेख को पढ़ने का कार्य भी जेम्स प्रिंसेप ने ही किया था। तो यहाँ से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने वाला जो विद्वान था ये जेम्स प्रिंसेप रहा था। आगे दिया 1840 ईस्वी में नॉरिस ने प्रथम बार शहबाजगढ़ी लेख को पढ़ा था। देखिए शहबाजगढ़ी लेख को सबसे पहले कौन पढ़ता है, नॉरिस पढ़ता है। 1840 ईस्वी में किट्टो ने भाब्रू शिलालेख को पंडित कमलाकांत की सहायता से पढ़ा था। किट्टो का भी नाम याद रखिएगा, इसने भाब्रू शिलालेख को पढ़ा है और इनकी सहायता कौन करते, पंडित कमलाकांत। चापड़ ही वह एकमात्र अभिलेख लेखक है जिनका नाम अशोक के ब्रह्मगिरी, जटिंग रामेश्वर और सिद्धपुर द्वितीय अभिलेख से मिलता है। प्रथम शिलालेख गिरनार संस्करण तथा 13वें शिलालेख शहबाजगढ़ी संस्करण कहलाता है। अशोक के लेख सर्वाधिक संख्या में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मिले हैं। तो ये भी बिंदु महत्वपूर्ण है कि अशोक के लेख सबसे ज्यादा कहाँ मिले, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। अशोक ने सर्वप्रथम लघु शिलालेख, उसके बाद 14 प्रमुख शिलालेख जिसे कि दीर्घ शिलालेख की संज्ञा दी जाती है, और अंत में 6 स्तंभ लेखों को निर्गत किया था। तो ये बिंदु जरूर याद रखिएगा कि अशोक के जो शिलालेख है इसमें से 14 प्रमुख शिलालेख है जिन्हें दीर्घ शिलालेख कहते हैं, और 6 स्तंभ लेख हैं ये भी अशोक से संबंधित है। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा के साथ कुल 4 लिपियों ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और यूनानी का प्रयोग किया गया है। अशोक के स्तंभ लेख एवं गुहा लेख में केवल ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ये भी बिंदु इंपॉर्टेंट है, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख इसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। लघमान और तक्षशिला अभिलेख में अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। कंदहार का सरेकुना अभिलेख में यूनानी और अरामाइक लिपियों में का एक साथ प्रयोग किया गया है। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे दिया दोस्तों, अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने अभिलेखों के सहारे सीधी अपनी प्रजा को संबोधित किया। अभिलेखों को निर्गत करने की राजकीय परंपरा अशोक से ही जुड़ी मानी जाती है। अशोक बौद्ध धर्म का महान समर्थक था परंपरा के अनुसार, और जैसा कि महावंशा और दीपवंशा में उल्लेख किया गया है,
उसके भतीजे निगरोध ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाया था। तो देखिए अशोक बौद्ध धर्म धारण करता है, आप अभी आगे देखेंगे भी कि कलिंग युद्ध के पश्चात वो बौद्ध धर्म को धारण करता है। और इसमें उल्लेख है कहाँ पे, महावंशा और दीपवंशा ने, कि उसके भतीजा कौन होता है, निगरोध, इसने अशोक को बौद्ध धर्म धारण करने के लिए प्रेरित किया था। उसके शासनकाल के दौरान पहली बार बौद्ध धर्म भारत से बाहर पहुंचा। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को सीलोन, जिसे कि अब श्रीलंका कहते हैं, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन अशोक के 18वें शासनकाल के समय में हुआ था। मतलब जब इनके शासनकाल का 18वां वर्ष चल रहा था तो यहाँ पर तीसरा बौद्ध सभा का आयोजन किया जाता है। आगे दिए अशोक का धर्म परिवर्तन। अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार एवं अशोक के विषय में प्रचलित है कि वे नित्य 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। कलहड़ अशोक को शिव का उपासक बताते हैं। कलिंग युद्ध के बाद वह बौद्ध धर्म हो गया। तो देखिए अशोक शुरू में ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और वो प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। लेकिन जब कलिंग का युद्ध होता है, कलिंग युद्ध में जो नरसंहार होता है, इसे देख करके अशोक का मन विचलित हो जाता है और वो बौद्ध धर्म धारण कर लेते हैं। सिन्हली अनुश्रुतियां उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय न्यूग्रोथ को देती हैं, जो 7 वर्ष की आयु में बौद्ध भिक्षु बन गया था। मतलब जो सिन्हली अनुश्रुतियां हैं ये बताती हैं कि अशोक को बौद्ध दीक्षा न्यूग्रोथ ने दिया था, जो कि 7 वर्ष की उम्र में ही बौद्ध भिक्षु बन गया था। तत्पश्चात मोगलियु पुतियस के प्रभाव से अशोक पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गया। वह वहीं दिव्यावदान एवं वेनसांग के अनुसार बाल पंडित, जो कि समुद्र के नाम से भी जाना जाता है, नामक व्यापारी के प्रभाव के कारण उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और उपगुप्त ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। जो सिन्हली अनुश्रुति है उसके अनुसार तथ्य अलग है और दिव्यावदान और वेनसांग के अनुसार अलग तर्क दिए गए हैं। तारानाथ ने अशोक को तांत्रिक बौद्ध मतलब मातृदेवी का उपासक बताया है। ये भी बिंदु महत्वपूर्ण है। आगे दोस्तों यहाँ पर दिया गया अशोक के प्रमुख शिलालेख। तो देखिए अशोक के 14 शिलालेख हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे अगली क्लास में। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अशोक के शिलालेख क्या होते हैं और इन किस शिलालेख में किसके बारे में बताया गया है। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो इसे इंस्टॉल करना ना भूलिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर आप कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स स्मॉल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप कोर्स को परचेस कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वनडे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा, जहां पर आप मात्र 100 रुपये में यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल या फिर जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सबके कोर्स प्राप्त कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।